हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हम जानेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, जिससे हम प्रमेय 1.2 भी कह देते हैं। तो आइए सर्वप्रथम प्रमेय को देखते हैं प्रमेय में क्या कह रहा है। ये देखिए, ये मेरा प्रमेय में कह रहा है, यहाँ देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कह रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये अद्वितीय कह रहा है। ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। आइए सर्वप्रथम हम इसको समझेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पहले भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में ऑलरेडी पहले बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर भाज्य एवं अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो आइए फिर से भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या होता क्या है, ये देखिए। एक तरफ लिखेंगे भाज्य संख्या और एक तरफ लिखेंगे अभाज्य संख्या। अब चलिए इसके उदाहरण लेके हम समझेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है। ये देखिए, मान के चलिए हम कोई अंक ले लेते हैं। सपोज करिए हम 4 ही ले लेते हैं। तो अब बताइए 4 कौन कौन से टेबल में आता है। एक तो ये 1 के टेबल में आएगा, फिर 2 के टेबल में 4 आ जाता है और 4 के टेबल में भी 4 आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप 4 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं। 8 आ जाएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। ठीक है। फिर 6 ले लेते हैं। ये देखिए 6 हमने ले लिया है। 6 किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के और 6 के टेबल में आएगा। देखिए यहाँ पे कितने के टेबल में आ गया, ये देखिए 1 2 3, 3 संख्या से ये कट रहा है। इसको भी देखिए 1 2 3 4 संख्या से कट रहा है। ये भी 1 2 3 4 संख्या से कट रहा है। तो जो भी 2 से ज्यादा संख्या से कटेगा वो मेरा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। कोई पूछे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आपको कहना है वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कटे। जैसे ये देखिए, ये स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है। जो 2 से ज्यादा संख्या से कटे वो मेरा भाज्य होगा। और अभाज्य थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं। 3 किससे कटेगा, 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। उसी तरह 2 को ले लेते हैं। 1 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। फिर 5 को ले लेते हैं। यहाँ देखिए 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। बस ये देखिए दोनों को, इसको भी देख सकते हैं आप। ये दोनों किस टेबल में आ रहा है जी, ये देखिए ये और ये तीनों मेरा 2 ही संख्या से कट रहा है। एक तो ये 3 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। उसी तरह 2 के देखिए 2 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। फिर 5 को देखिए, 5 भी स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। ये देखिए, ये स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, वो मेरा हो जाएगा अभाज्य। जैसे यहाँ देखिए और ले लेते हैं। मान लीजिए 7 है। 7 किस किस टेबल में आता है, ये एक तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, बाकी ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या। चूंकि ये 2 ही संख्या से कट रहा है इसलिए ये मेरा अभाज्य है। ठीक है। अब आइए फिर थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है जी, प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, ये अभाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनफल के रूप में। आइए इसको बताते हैं, एक उदाहरण लेके समझेंगे इसको। ये देखिए एक भाज्य संख्या हम ले लेते हैं। ये मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये थ्योरम कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए हमने 4 ले लिया। 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। देखिए 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 2। देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा था भाज्य संख्या। ठीक है। जब हमने भाज्य संख्या को तोड़ा तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए 2 मेरा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए हमने जब भाज्य संख्या को तोड़ा है तो हमें क्या प्राप्त हो गया, अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। यही ये मेरा थ्योरम कह रहा है कि जब हम भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या का गुणनफल प्राप्त होता है। देखिए गुणनफल प्राप्त हो गया अभाज्य संख्या का इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। आइए कुछ और लेंगे और समझेंगे। मान लीजिए हम 20 को ले लेते हैं। इसको तोड़ते हैं जरा। ये 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 10, फिर 2 से देंगे तो 5। देखिए
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 5, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये मेरा क्या था, ये मेरा भाज्य संख्या है 20। जब हमने 20 को तोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये भाज्य था, भाज्य को तोड़ा है तो क्या प्राप्त हो गया, अभाज्य संख्या। देखिए 2 मेरा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। 5 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये थ्योरम कह रहा है कि जब हम भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अभाज्य संख्या हमेशा प्राप्त होगा। यहाँ देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, 2 है तो हम 2 लिख देंगे। कितने बार 2 है जी, एक 2 बार, तो हम 2 के पावर 2 लिख देंगे और गुणा 5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सजा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये देखिए ये 20 है, ये 20 है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। कोई कहेगा सर हम पहले इसको 4 से लगा देते हैं, तो 4 से लगाएंगे तो क्या होगा जी, ये मेरा देखिए 4 पचे 20 कट गया। देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5। इसमें कहा जा रहा है यहां से यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब अगर क्रम को भूल जाए कि असेंडिंग में लिखना है या डिसेंडिंग में, तो क्या होगा, ये मेरा अद्वितीय हो जाएगा। जैसे देखिए हम 20 को तोड़ दिए, कितना हो गया 4 गुणा 5। यहाँ पे हमने 20 को तोड़ा, क्या हुआ है 2 गुणे 5। अब आप चाहे तो इस 20 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, पहले आप इसको 5 से लगा देंगे, 5 चौके 20, फिर इसको आप 2 से लगा देंगे और 2 से लगा देंगे, है कि नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये कोई भी मेरा गलत नहीं है, सभी सही है। लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये मेरा दोनों गलत है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम क्या कह रहा है जी, थ्योरम कह रहा है कि प्रत्येक जब हम भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, और वो भी कैसा, तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते क्रम में। देखिए पहले 2 आया, उसके बाद 5 आया। ठीक है, तो आपको सजा के लिखना है, पहले 2 तब 5। ऐसा नहीं कि आप पहले 5 से लगा दे और 4 से लगा दे। जो 2 से लगने वाला है उसको पहले हम 2 से लगाएंगे, उसके बाद हम 4 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। हालांकि 4 से लगता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखिए साइड में मेरा क्या आता है, अभाज्य संख्या आता है। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए हम 15 को तोड़ते हैं। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से देंगे तो ये मेरा 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो साइड वाला है, ये संख्या और ये संख्या, ये मेरा दोनों क्या है, 3 गुणा 5। देखिए 3 भी मेरा अभाज्य संख्या है, यहाँ देख सकते हैं, और 5 भी मेरा अभाज्य संख्या है। मतलब क्या है, ये देखिए 15 मेरा क्या था, ये है मेरा भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 15 किससे किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 15 से कट जाएगा। देखिए ये 4 अंक से कट रहा है, तो जो 4 अंक से कटेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये मेरा हो जाएगा भाज्य संख्या। तो ये भी मेरा क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो 15 मेरा भाज्य है, जब हमने 15 को तोड़ा तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया 3 गुणे 5। तो प्रमेय कह रहा है कि जब भी हम किसी भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, हमेशा। ठीक है, और वो भी किस ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में। हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, इस बात को आपको स्मरण रखना है। आइए कुछ और उदाहरण लेके इसको समझते हैं स्पष्ट रूप से। ये देखिए मान लीजिए कि हम कोई उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे 80, और इसको हम तोड़ेंगे। देखते हैं ये मेरा क्या है 80, 80 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और देखिए ये मेरा किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। उसके बाद ये 20 से भी कटेगा 80, 40 से भी 80 कटता है, और 80 से भी 80 कटेगा। देखिए ये बहुत सारे संख्याओं से कट रहा है 80। किससे किससे कट गया, 1 2 4 5 8 10 20 40 और 80। ये बहुत सारे संख्याओं से कट रहा है। तो जो 2 से ज्यादा संख्या से कटेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ये देखिए 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, तो ये मेरा हो गया भाज्य संख्या। अब ये मेरा थ्योरम क्या कह रहा है कि जब हम भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। आइए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ देखिए 2 से जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 40, फिर यहाँ 2 से देंगे तो 20, फिर यहाँ 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर यहाँ 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा ये 5। देखिए हमने इसको तोड़ लिया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 80 बराबर क्या आया है, 2 2 2 2। कितने बार 2 आया, 4 टाइम, तो हम यहाँ 4 टाइम लिख देंगे 2, और गुणा इधर 5 है तो 5। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप ये कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार। ये सभी मेरा 2 है तो 2 लिख देंगे। कितने टाइम आया, 1 2 3 4 टाइम, तो यहाँ पे पावर में हम 4 लिख देंगे, और गुणा 5 है तो 5। देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया अभाज्य गुणनखंड।
जब भी आपको प्रश्नावली में कहा जाए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो आप ऐसे ही प्रयोग करेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मेरा प्रश्नावली 1.2 में बहुत आएगा, तो आपको इसी तरह उसका आंसर निकालना है। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया है, भाज्य संख्या लिया है और इसको जब हमने तोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया। देखिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी मेरा अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। मतलब क्या है कि जब भी हम भाज्य संख्या लेंगे, कोई भी आप दुनिया का भाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं, जब आप किसी भी भाज्य संख्या को लेंगे और तोड़ेंगे तो आपको हमेशा अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। ये देखिए ये दोनों क्या है मेरा, 2 2 2 2, ये सभी मेरे 2 हैं। 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या, और ये 5 मेरे क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। मतलब क्या है कि जब भी हम भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो हमेशा हमें अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण लेंगे। सपोज करिए कि हम 720 ले लेते हैं। यहाँ देखिए हम 720 ले लेते हैं। ये 720 बहुत सारे संख्या से कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और ये बहुत सारे संख्याओं से कट जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बहुत सारे संख्याओं से कटेगा। तो देखिए 3 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, 2 से ज्यादा संख्या से जो कटेगा वो मेरा हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए भाज्य संख्या हो जाएगा। जो 2 से ज्यादा संख्या से कटता है वो मेरा हो जाता है भाज्य संख्या। तो चलिए इस भाज्य को हम तोड़ के देखते हैं। देखिए तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा इतना, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 180, फिर 2 से देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 90, फिर 2 से देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा हो जाएगा 45। अब देखिए ये 3 से लगेगा तो हो जाएगा 15, फिर ये मेरा 3 से लगेगा तो हो जाएगा 5। ये देखिए ये मेरा क्या था, भाज्य संख्या था। जब हमने भाज्य संख्याओं को तोड़ा, यहाँ देखिए हमने इस भाज्य संख्या को तोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ। हम यहाँ लिख सकते हैं 720 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ लिख देते हैं कितना बार 2 है, 4 टाइम, तो हमने यहाँ 4 टाइम 2 लिख दिया। और देखिए 3 कितने बार है, 2 बार, और यहाँ पे 5 है तो 5। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये सभी मेरे 2 हैं तो 2 लिख देंगे। कितने बार 2 है, 1 2 3 4 बार, तो इसकी पावर में हम 4 डाल देंगे। गुणा है तो गुणा, यहाँ देखिए दोनों 3 है तो हम 3 लिख देंगे। कितने बार 3 है, 2 बार, तो पावर में 2, और गुणा 5 है तो 5। ये मेरा हो गया आंसर किसका, 720 का। ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। जब भी आपको प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसी तरह सॉल्व कर लेना है और आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने भाज्य संख्याओं को तोड़कर अभाज्य संख्या यहाँ पे प्राप्त कर लिया। देखिए 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या, 3 क्या होता है, अभाज्य संख्या, 5 क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो ये मेरा थ्योरम कह रहा था कि किसी भी भाज्य संख्या को तोड़ेंगे तो मेरा क्या प्राप्त होगा, अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। अब आइए स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये मेरा थ्योरम था, इस थ्योरम का खोज किया किसने, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये जो मेरा थ्योरम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसे हम प्रमेय 1.2 भी कहते हैं। इसका खोज कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, जिनको प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। वो बहुत ही महान गणितज्ञ थे, जो अपने जमाने के 3 महानतम गणितज्ञों में गिने चुने जाते थे, जिनमें आर्किमिडीज थे और न्यूटन भी थे। ठीक है, और एक इनका नाम था। ये तीनों आदमी उस समय का बहुत विख्यात गणितज्ञ थे। अब स्टूडेंट्स ये तो मेरा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। देखिए इसमें हमें कहा जा रहा था अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या हुआ, अद्वितीय का मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो ये जो मेरा 80 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। 80 को यहाँ लिख के दिखाते हैं मैं आपको। यहाँ देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। 80 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 80 को तोड़ेंगे 2 से 40। आप कहेंगे सर हम पहले 2 से नहीं तोड़ेंगे, पहले 5 से तोड़ेंगे। चलिए हम 5 से ही तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 25 80, 16 से कट गया। अब देखिए आप यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो ये 8, फिर आप 2 से कटाएंगे तो ये मेरा 4, फिर आप यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो ये मेरा 2। ठीक है, यहाँ देखिए इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले 5 से आपने कटाया है तो 5 गुना कितना बार 2 है, 1 2 3 4 बार, तो हम यहाँ 4 बार लिख देंगे 2। देखिए हमने इसको यहाँ पे निकाल लिया। इसका क्या निकाला है हमने, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हालांकि इस थ्योरम में कहा नहीं जा रहा है कि क्रम को देख के चलना है, लेकिन हमने छोटे क्लास में पढ़ा था कि पहले हम 2 से लगाते हैं तब 5 से लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हमने पहले 5 से लगाया, उसके बाद 2 से लगाया, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देंगे। देखिए ये आपका सही है, लेकिन इस थ्योरम के अनुसार ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स क्या होता है कि हमेशा बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले 2 लिखेंगे तब 4 लिखेंगे। यहाँ पहले आप 5 से नहीं लगा सकते हैं,
पहले आपको लगाना पड़ेगा 2 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा। आप किसी तरह भी इसका सॉल्यूशन करिए, आप इस विधि से करिए या फिर आप इस विधि से करिए। देखिए इसमें भी 2 आया और 5 आया, और यहाँ देखिए इसमें भी 2 आया और 5 आया। यहाँ देख सकते हैं इसमें भी 2 का पावर 4 है और इसमें भी 2 का पावर 4 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि अगर आप क्रम को ध्यान में न रखें, क्रम मतलब छोटे संख्या और बड़े संख्या को अगर ध्यान में ना रखें, तो आपका इसके अलावा कोई दूसरा हल आ ही नहीं सकता। देखिए जो यहाँ पे हल आया है वो यहाँ पे भी प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है कि जो 80 है उसका 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई हल नहीं आ सकता है। ठीक है, ये मेरा अद्वितीय हल होता है। आप अगर क्रम को ध्यान में ना रखें तो, अगर हम क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं तो 2 और 5 के अलावा 80 का कोई भी हम गुणनखंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरा थ्योरम कह रहा था, इसलिए ये मेरा क्या हो जाता है, इसका अद्वितीय हो जाता है। तो अब आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा एलसीएम के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है अपने प्रश्नावली 1.2 में। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए हम आज जानेंगे फुल कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट जानना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ उदाहरण लेंगे और इसे समझेंगे। चलिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सर्वप्रथम हम एलसीएम को समझेंगे। यहाँ हम डालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है जी, एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। ये मेरा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि वह छोटी से छोटी कॉमन संख्या लेना है हमें जो दोनों में दिया हो। दोनों मतलब आइए एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए हमने छोटे क्लास में भी एलसीएम पढ़ रखा है, हम दोनों विधि का प्रयोग करेंगे, छोटे क्लास वाला भी और इस क्लास वाला भी। तो आइए हम 18 को लेते हैं और 20 को लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। आपने छोटे क्लास में पढ़ा था कि आप ऐसे कर देते थे और 2 से लगाते थे, ये 9 हो जाता था और ये 10 हो जाता था। अब देखिए किसी भी अंक से नहीं कटेगा, तो आप इसको गुणा कर देते थे ऐसे करके, 2 गुणे 9 गुणे 10 क्या हो जाएगा जी, 9 दूनी 18 और 18 10 से 180। 18 दाएं की क्या हो जाएगा जी, 180 हो जाएगा। देखिए ये मेरा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। ये मेरा फर्स्ट विधि था। एक और विधि से आप बनाते थे ऐसे करके, 18 को आप अलग करते थे और 20 को अलग करते थे, ये 2 से देते थे तो क्या हो जाता था 9, फिर यहाँ देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, उस तरह इसको भी करते थे, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर 2 से देंगे तो 5। देखिए 18 बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3, कितने बार 3 है, 2 बार। ठीक है, और इसको देखिए 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए आप चाहे तो इसको सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 है तो 2, 3 कितने टाइम है जी, 2 बार है, तो हम 3 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये देखिए इसको भी आप चाहे तो सजा के लिख सकते हैं। ये देखिए 2 कितने बार है जी, 2 बार है, तो हम 2 के पावर 2 लिख देंगे और गुणा 5 लिख देंगे। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम किसका किसका, 18 और 20 का निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें मैंने पावर डाल दिया है तो इसमें आप थोड़ा सा घनचक्कर में चले जाएंगे, क्योंकि आपने छोटे क्लास में पावर वाला नहीं पढ़ा था ना, इसलिए यहाँ देखिए हमें जब भी निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी घात को लेंगे। ये देखिए ये दोनों में 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो हम सबसे बड़ी घात को लेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है, 2 के पावर 2 है और ये 2 के पावर 1 है। कौन सा बड़ा घात है जी, 2 के पावर 2 है, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ी वाले पावर को लेते हैं। देखिए ये दोनों में 2 था, तो इन दोनों में से सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 के पावर 2, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम में जो नहीं मिलता है उसको भी हम लेते हैं। 3 की पावर 2 है, इसको भी ले लेंगे, और ये नहीं मैच कर रहा है इसको भी ले लेंगे। ये हमने एक ही लिया है क्योंकि ये दोनों में मैच कर रहा था, इसमें जो भी बड़ा पावर होगा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये 5 है तो 5, गुणा कर लेते हैं, 9 5 45 और 45 की पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार, तो क्या हो जाएगा जी 180। देखिए हमने इस विधि से भी आंसर लाया 180 और इस विधि से भी लाया 180। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग करना है
हमें क्लास 10th में ये वाला पावर वाला विधि का प्रयोग करेंगे क्लास 10th में, और इसी से हमें एलसीएम निकालना है। ओके, देखिए इसमें हमने क्या किया, जो सबसे बड़ी पावर था हमने एलसीएम के लिए उसी का प्रयोग किया। आपको एक बात याद रखना है, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़ी पावर लेना है। इसको आप कहीं नोट कर लेंगे, सबसे बड़ी घात एलसीएम के लिए। और एचसीएफ निकाला होगा तो क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए लेंगे सबसे छोटी घात, छोटी घात। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी का प्रयोग करके हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी घात लेंगे और एचसीएफ के लिए सबसे छोटी घात लेंगे। तो चलिए, ये तो था मेरा एलसीएम। अब आइए थोड़ा एचसीएफ के बारे में जानते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन लेंगे, इसी क्वेश्चन को लेंगे और इसी का हम एचसीएफ भी बनाएंगे। यहां डालेंगे हम HCF। अब HCF का मतलब क्या होता है, H फॉर हाईएस्ट, और यहां C है तो C फॉर क्या होगा, कॉमन, और F फॉर क्या होता है, फैक्टर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन होगा दोनों में, वही मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसी उदाहरण को लेंगे। उदाहरण क्या था जी, 18 और 20। चलिए इसको यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ देखिए हमने ले लिया 18 और 20। हमें क्या करना है जी, इसका निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स हमें निकालना है इसका HCF। तो मैंने आपको पीछे वाला चैप्टर में बताया था प्रश्नावली 1.1 में कि ऐसे जो करके दो क्वेश्चन रहता है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक A और B रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। पहले आइए छोटे वाले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा स्मरण करते हैं। ये देखिए हमने पहले पढ़ा था छोटे क्लास में, जब भी HCF निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले संख्या की साइड में रखेंगे और बड़े वाले को हम यहाँ पे रखेंगे। हालांकि ये वाला हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है, एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, 18 एकम 18 हम लगा देते थे, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, ये मेरा कट गया। इसको घेरते थे और इस 18 को यहाँ लाएंगे, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ये मेरा कट गया। देखिए ये कितना से कटा है जी, ये देखिए ये जो मेरा B का मान होता है वही मेरा आंसर होता है। तो HCF मेरा क्या आ गया, HCF आ गया मेरा 2। ठीक है, HCF हमने क्या प्राप्त कर लिया, 2 प्राप्त कर लिया। किस विधि से, ये है मेरा, इसको हम भाग विधि भी बोल सकते हैं, या आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था। ठीक है, वही है ये मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब चाहे तो आप दूसरे विधि का भी प्रयोग करके इसको सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए एक विधि हम लगा देंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसा कि अभी अभी आपने ऊपर देखा है, ये मेरा क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि था। ये भी मेरा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए इसको हम लेंगे 18 और 20 का हमें निकालना है HCF। तो क्या करेंगे, इसको अलग और इसको अलग, 2 से देंगे 9 हो जाएगा, 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 2 से देंगे तो 10 हो जाएगा और 2 से देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 को पहले लिखेंगे, 18 बराबर क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ देखिए 20 को भी लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 कितने बार है, 1 और 1 2 बार, तो हम 3 के पावर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 कितने बार है, 2 बार, तो हम 2 के पावर 2 लिख देंगे, चूंकि 2 बार है तो पावर 2 लिखेंगे, और गुणा 5 है तो 5। हमें क्या करना है जी, इसका हमें निकालना है HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए HCF किसका किसका, 18, 20। इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए हमने आपको अभी भी बताया था कि LCM के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, लेकिन ये HCF है तो हम सबसे छोटी घात लेंगे। यहाँ देखिए इसका सबसे छोटा घात कौन सा है, ये देखिए ये 2 के पावर 2 है और ये 2 है तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या है 1 पावर हिडन है, तो ये 2 के पावर 2 और ये 2 के पावर 1। छोटा घात किसका है, 2 के पावर 1 का है, तो हम सबसे छोटा घात को लेंगे 2 के पावर 1। ये मेरा दोनों में था 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो हमने इसको ले लिया। लेकिन अब देखिए ये 3 है ये 5 है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो HCF में हम क्या करते हैं, जो मैच करता है ना उसी में सबसे छोटा घात को लेते हैं। देखिए सबसे छोटा घात हमने ले लिया, यहाँ पे दोनों मैच कर रहा था 2 2, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा घात था उसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए 2 के पावर 1 का मतलब हुआ
कि 2 को एक बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये मेरा हो गया HCF, ये मेरा हो गया इसका आंसर। देखिए हमने दोनों विधि से सॉल्व किया, इस विधि से भी सॉल्व किया तो 2 आया, इस विधि से भी सॉल्व किया तो 2 आया। इसका प्रयोग हमने किया था प्रश्नावली 1.1 में, लेकिन इसका प्रयोग करेंगे हम प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे जांच। अब कैसे पता चलेगा हमने जो बनाया वो मेरा सही है या नहीं है। जांच के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारे पास 2 संख्या था, ये था 18 और 20। किन्हीं भी 2 संख्याओं का जब हमें कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहता है A और B, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक को आप मान सकते हैं A और B मान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, A और B के लिए। आइए इसको थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, ये आपको बहुत काम आएगा आगे चल के। देखिए किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहे A और B, तो हो जाएगा HCF A और B। HCF किसका किसका, A और B। और इस HCF को जब हम गुणा करेंगे इसके LCM में, LCM A और B, A और B दिया हुआ है, A और B, यहाँ भी A और B। इसका HCF और LCM दोनों निकालेंगे A और B का, तो HCF A, B और गुणा करेंगे LCM में, इसी का LCM A, B। ठीक है, चलिए अब देखिए HCF को और LCM को गुणा करेंगे तो ये जो मेरा दोनों संख्या है इसका गुणनफल हमें प्राप्त होता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई भी 2 संख्या, ये देखिए एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, ये 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ये 2 संख्या का गुणनफल हमेशा उसके LCM, यहाँ देखिए LCM और HCF दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए इसके उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो आंसर लाया है उसी के माध्यम से इसको हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे HCF A, B, A, B क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। मेरे पास 2 धनात्मक पूर्णांक है A और B। A की जगह 18 रख देंगे और B की जगह रख देंगे 20। चलिए ये मेरा हो जाएगा HCF, A की जगह रख देते हैं 18 और B की जगह पे 20 और गुणा, फिर इसी संख्या का LCM A और B ये भी है, A और B ये भी है, तो इसको भी यहाँ पे उठा कर रख देंगे 18, 20 बराबर, देखिए A गुणे B, ये हमने क्या माना है, A हमने 18 माना है, B हमने क्या माना है 20 माना है, तो A 18 और यहाँ गुणा है तो गुणा, B का मान कितना है 20। अब देखिए इसके मान को पुट करेंगे, दोनों तरफ इक्वल प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा जांच होने का विधि है। ठीक है, जांच करेंगे हम इसी का प्रयोग करके। यहाँ देखिए HCF 18 और 20, 18 और 20 का HCF क्या आया था, यहाँ देखिए 2 आया था, यहाँ भी देख सकते हैं 2 आया था, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2। क्या हुआ, 18 और 20 का HCF क्या आया है 2 और गुणा है तो गुणा, LCM 18 और 20 का क्या आया है, यहाँ देखिए 180 आया था, तो हम यहाँ लिख देंगे 180। इसके मान को पुट कर लेते हैं और बराबर A क्या है जी 18 और 20, यहाँ लिख देते हैं 18 गुणे 20। अब देखिए दोनों तरफ गुणा करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो आपको क्या लगेगा कि ये जो हमने लिखा है ये फॉर्मूला ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, 18 दूनी 36 और एक यहाँ पे 0 है तो 0 बराबर 18 दूनी 36 और यहाँ पे एक 0 है तो 0। आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये दोनों तरफ बराबर आ गया। जब दोनों तरफ बराबर आ गया मतलब क्या है कि हमने जो ये यहाँ पे ज्ञात किया है LCM और HCF दोनों, यहाँ देखिए LCM और HCF इन दोनों का हमने जब जांच किया तो मेरा बिल्कुल सही निकल गया, करेक्ट निकल गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ये मेरा 2 संख्याओं को जांच करने का फॉर्मूला हो गया। ये किन्हीं भी 2 संख्या को जांच कैसे करेंगे, कोई भी 2 संख्या का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी 2 संख्या को आप ले लीजिए तो उन दोनों संख्याओं को जब आप गुना करेंगे, मान के चलिए आप ले लेंगे 18 और 8, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसके HCF और LCM, इसका जितना HCF आएगा वो और जितना इसका LCM आएगा वो, उन दोनों को गुणा करेंगे और ये दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल आएगा। ये है मेरा फॉर्मूला HCF A, B गुणे LCM A, B बराबर A गुणा B। मतलब क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम और गुणे महत्तम। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा,
एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है जी। चलिए, कोई भी दो संख्या दिया रहेगा तो आप इसका प्रयोग करेंगे। कोई भी दो संख्या, यहाँ आप कुछ भी दे सकता है, ए की जगह कुछ भी दे सकता है, बी की जगह कुछ भी दे सकता है। तो किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस बात को आपको स्मरण कर लेना है, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे चलकर। आपका जब प्रश्नावली सॉल्व करना होगा तो इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग आएगा, वहां पे आप इसका उपयोग करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी विधि का प्रयोग करेंगे, इसका और इसका। इस विधि का हमें प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इसको हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है प्रश्नावली 1.1 में, तो इसका प्रयोग मेरा आगे नहीं है, सिर्फ इसका प्रयोग है और इसका प्रयोग है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है सबसे बड़ी घात किस में लगेगा और सबसे छोटी घात किसका होगा। एलसीएम रहेगा तो सबसे बड़ी घात, एचसीएफ रहेगा तो सबसे छोटी घात। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे तो आपका प्रश्नावली 1.2 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छा से समझ रहे हैं तो आपको प्रश्नावली 1.2 बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया स्टूडेंट्स मेरा इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ आया इंट्रोडक्शन। आप इस इंट्रोडक्शन का प्रयोग करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप अपने चैप्टर को भी सॉल्व कर सकते हैं। जाइए, आप चैप्टर को प्रयास कीजिए, आपसे वो सॉल्व हो जाएगा इजीली तरीका से, अगर आपने इसको बढ़िया से समझा है तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2 की ओर, और देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।